हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर एमसीक्यूज, है ना। यहाँ पे अभी तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड योर 5 प्रैक्टिस सेट्स, है ना। 20 क्वेश्चंस के हम 5 प्रैक्टिस सेट्स को पूरा कर चुके हैं एंड वी आर ऑन द 6। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आया है और वो कंटिन्यू करना चाहता है ना, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट कि क्लास की पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपको टाइमली मिलती रहे, है ना। चलिए, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप कनेक्ट हो जाएंगे। यू हैव व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो एंड इफ एनी स्टूडेंट वांट टू डू द फास्ट ट्रैक कोर्सेज, है ना। फास्ट ट्रैक कोर्सेज हमारे रनिंग है, तो अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी अवेल कर सकते हैं। हेयर इज द इन्फॉर्मेशन, ओके। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक लिंक गिवन है, वहां से जाके आप सारी चीजें जो भी क्वेरी है आपके मन में उसको आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी बातें हैं। चलिए, कमिंग टू द योर प्रैक्टिस सेट, है ना। प्रैक्टिस सेट पे आते हैं हम यहाँ पे। देखिए, आज 2 चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, 2 कॉन्सेप्ट है आपके, उन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यूज है कि अगर आपने पढ़ा है इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो भी क्या है, यहाँ पे जो एमसीक्यूज आप करेंगे उसकी हेल्प से आपको क्या है, पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा 2 टॉपिक्स का। वो 2 टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं आपके, एक है मॉनेटरिज्म यानी कि मुद्रावाद, और दूसरा आपका फर्स्ट टॉपिक इज योर दिस मॉनेटरिज्म यानी मुद्रावाद, और दूसरा टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 2 दैट इज सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, है ना। पूर्ति साइड इकोनॉमिक्स जो है आपके, ये 2 टॉपिक्स है। इन 2 टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है एमसीक्यूज के थ्रू, ओके। दीज आर द थोड़े टेक्निकल आपके हैं, है ना। मतलब आपको नॉर्मल इकोनॉमिक्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपने स्टडी नहीं की है, जो नॉर्मल वाला है वहां पे आपको ये 2 टर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे, उन पे आज का पूरा एमसीक्यू आपका बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं आपको कि व्हाट इज मॉनेटरिज्म, है ना। मुद्रावाद होता क्या है। मुद्रावाद एक ऐसी आपकी थ्योरी है इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, प्लस मैक्रो लेवल पे इसका इफेक्ट आपको मिलता है। जो हम पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो है एक मैक्रो है, तो ये कहाँ का पार्ट है आपका, इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये आपका पार्ट है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो आपको बताती है कि यहाँ पे आपका जो मनी सप्लाई होता है जो हम पढ़ते हैं ना आपका फिजिकल पॉलिसी, ये मेन टॉपिक कहाँ का है आपका, राजकोषीय नीति का टॉपिक है। उसमें जब हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति आपकी 2 तरीके की होती है ना। योर फिजिकल पॉलिसी इज ऑफ 2 टाइप्स। द गवर्नमेंट आइदर अडॉप्ट द कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी, है ना, कि जो आपका संकुचनवादी है, सरकार क्या करती है, या तो संकुचनवादी नीति को अपनाती है, संकुचनवादी मुद्रा राजकोषीय नीति को अपनाती है, या तो फिर आपका एक्सपेंशन, है ना, विस्तारवादी मुद्रा आपके राजकोषीय नीति को अपनाती है ना। 2 तरीके की नीतियां हैं हमारी। तो उसी में जो आपका जो विस्तारवादी नीति है ना, यानी कि जब सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो, हमारे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़े, कुल मांग बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, तो उस वक्त क्या है, जब एक्सपेंशनवादी नीति आपकी चल रही होती है ना, उसी का एक रूप है ये, है ना। अगर आप एक्सपेंशन चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेट को आपको कम करना पड़ेगा, है ना। कि जो अगर बाजार में पैसा आना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए ना, प्रोडक्शन तभी होगा ना जब आपका इन्फ्लेशन होगा, मार्केट में मांग बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, तो उसी चीज को सपोर्ट करती है आपका ये मॉनेटरिज्म, है ना। मॉनेटरिज्म भी यही कहती है कि आपको क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है मार्केट में, सो दैट कि आपका क्या हो पाए, अगर मनी सप्लाई आएगा तो साथ ही साथ आएगा इन्फ्लेशन, है ना। तो मनी सप्लाई को आपको बढ़ाना है, तभी जाके आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन मार्केट में रहेगा। और इन्फ्लेशन हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी अच्छी भी होती है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है तभी आपका क्या होता है, आउटपुट होता है मार्केट में, उत्पादन जो है ना, तभी तो मार्केट में आएगा ना। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है तो उत्पादन कहाँ से होगा, है ना। जो आपके जो उत्पादन के कारक हैं वही अगर पूरे नहीं हो पाएंगे तो आपका उत्पादन नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा। तो ये मॉनेटरिज्म इसी बात को सपोर्ट करता है कि आपका जब विस्तारवादी नीति आप अपना रहे हैं उस वक्त क्या होता है कि मनी सप्लाई का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जो कि आपका किन चीजों को प्रभावित करता है, आपका मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है, आउटपुट लेवल को प्रभावित करता है, और योर एम्प्लॉयमेंट
तीसरा कारक कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएगा, है ना। तो इन तीनों चीजों के लिए इन्फ्लेशन हमेशा बुरी नहीं है, मुद्रास्फीति हमेशा बुरी नहीं है आपकी। मुद्रास्फीति की वजह से ही आपका उत्पादन है और इसी की वजह से आपके पास रोजगार है ना। इन्फ्लेशन का मतलब आपका बाजार में पैसे हैं, है ना। तो चलिए, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपका इस टॉपिक का। अब हम इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो सारा क्लियर हो जाए। अगर आपने कर रखा है तो आप एमसीक्यू लगा के अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट भी है और रिवीजन भी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉनेटारिज्म। मुद्रावाद के जनक किनको माना गया है? जॉन मेनार्ड केन्स को, एडम स्मिथ को, मिल्टन फ्रेडमैन को, या फिर आपके पॉल सैमुएल्सन को? किनको माना गया है बताएंगे जी? ये कौन है आपके? मिल्टन फ्रेडमैन। ओके, जो लोग भी सी आंसर दे रहे हैं दे आर करेक्ट। मिल्टन फ्रेडमैन जो है आपके, यही जनक है आपके मॉनेटारिज्म के। इन्होंने ही सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मॉनेटारिज्म आपका मतलब बाजार में आपकी मुद्रा मनी सप्लाई होनी चाहिए, जो कि आपका प्रभावित करेगा मुद्रास्फीति को, उत्पादन फाइनल आउटपुट को एंड योर एम्प्लॉयमेंट को। ओके, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फ्रेडमैन व्हाट इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रेडमैन के अनुसार बेरोजगार की प्राकृतिक दर क्या है? 0 अनएम्प्लॉयमेंट होती है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद नो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुद्रास्फीति के बिना बेरोजगारी दर, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और फोर्थ द रेट टारगेटेड बाय द फिजिकल पॉलिसी। कौन सी आपकी दर होती है बेरोजगारी की, ये आपको बताना है फ्रेडमैन के अनुसार। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा सी, कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, जब द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द इकोनॉमी एज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि जब आपका मनी सप्लाई फुल होगा तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है, आप कहते हैं कि उस वक्त एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, उस वक्त जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि आपके हिसाब से आपके बाजार में इन्फ्लेशन है, यानी कि लोगों के पास पैसे हैं, है ना। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं एज पर द फ्रेडमैन कि यहाँ पे अगर आपका जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर इन्फ्लेशन है ना, उसमें लोगों के पास अगर डिमांड है, पैसा है तो डिमांड है तो इन्फ्लेशन है, तो उस वक्त हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है। उस स्थिति में उस समय आपके पास कितनी बेरोजगारी है, जब आपके मार्केट में अच्छा खासा इन्फ्लेशन है, अच्छा खासा डिमांड है, उस वक्त जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है वही आपकी क्या होती है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आएंगे। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरिस्ट, मुद्रावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है ना। एज पर द मॉनेटरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कौन है आपको बताना है। गवर्नमेंट के खर्चे, सरकारी खर्च, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरें या मजदूरी स्तर, बताएंगे? ABCD। अभी हमने बात की है इसके बारे में कि आपकी आर्थिक गतिविधियों का सबसे अहम डिटरमिनेंट कौन है? आपका मनी सप्लाई, है ना। कि इन्होंने कहा कि जो मनी सप्लाई है वही आपका 3 चीजों को प्रभावित करेगा। आपके यहाँ पे आपकी अर्थव्यवस्था में कितना इन्फ्लेशन है, कितना आउटपुट होगा और कितना रोजगार होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सारी चीजें कौन तय करेगा? आपका मनी सप्लाई। कि आपने कितना मनी सप्लाई अपने मार्केट में रखा है, वही आपका इन सब चीजों को निर्धारित करता है ना। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बातें होते भी हैं कि जब हमको मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होती है तो हम किस चीज को टारगेट करते हैं कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई है, कितना इन्फ्लेशन है ना। तो मनी सप्लाई इज द मेन रीजन फॉर दीज 3 थिंग्स, मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट आएंगे हम, व्हाट इज द मेन पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑफ मॉनेटरिज्म। मुद्रावाद की मुख्य नीति की अनुशंसा क्या है? एक्टिव फिजिकल पॉलिसी,
सक्रिय राजकोषीय नीति होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए, स्टेडी ग्रोथ इन द मनी सप्लाई, या फिर प्राइस कंट्रोल। बताएंगे ए, बी, सी, डी। ये क्या है आपका जी, यहाँ पे क्या है, इसका रिकमेंडेशन हमेशा यही होता है कि स्टेडी ग्रोथ इन मनी सप्लाई। आपको अपनी अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखने के लिए, चलती हुई स्थिति में रखने के लिए आपको क्या करना है, मुद्रा की आपूर्ति में एक स्थिर रेट से वृद्धि करती रहनी है ना, तभी आपका जो इकोनॉमी है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रोटेट करती रहेंगी। नेक्स्ट, मॉनेटरिस्ट बिलीव इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। मुद्रावादियों का मानना है कि मुद्रास्फीति का कारण है क्या, एक्सेस डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड होना, सप्लाई शॉक्स का होना, एक्सेसिव ग्रोथ इन द मनी सप्लाई, या फिर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। इन्फ्लेशन किस वजह से होता है आपका, इनमें से आपको कारण बताने हैं कि किस वजह से आपका इन्फ्लेशन होता है। अत्यधिक मांग की वजह से, आपूर्ति के झटके की वजह से, मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि की वजह से, या फिर सरकारी बजट घाटे की वजह से। तो ये क्या है आपका, एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई, है ना, कि इन्फ्लेशन तभी आएगा जब आपका कुछ ज्यादा ही, जो एक लिमिटेड है उससे ज्यादा अगर आपका मनी सप्लाई हो गया मार्केट में, तो किसको जन्म दे देगा, आपका इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को जन्म देगा, है ना। नेक्स्ट आएंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इक्वेशन इज सेंट्रल टू द मॉनेटरिस्ट थ्योरी। जो मुद्रावादी सिद्धांत है उसके लिए कौन सा समीकरण एक केंद्र है ना, यानी कि मॉनेटरिस्ट जो थ्योरी है उसका अपना एक इक्वेशन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है आपका मॉनेटरी थ्योरी, मॉनेटरिस्ट थ्योरी के लिए है आपका। ISLM मॉडल, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी, फिलिप्स कर्व, या फिर केनेशियंस क्रॉस। ये क्या है आपका, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मॉनेटरिस्ट थ्योरी है या मॉनेटरिज्म है, इसमें सिंपल सी बात क्या कही जाती है कि जो आपका मुद्रा आपूर्ति है ना, मनी सप्लाई जो है, वही तीन चीजों का कारक है आपका। कौन सी तीन चीजें, इन्फ्लेशन, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इन तीन चीजों को, मुद्रास्फीति, उत्पादन, है ना, और आपका रोजगार, इन तीनों चीजों के लिए कौन आपका जिम्मेवार है, आपका मुद्रा आपूर्ति। ओके, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है आपका कि MV इज इक्वल टू PY। M क्या है आपका, M इज योर मनी सप्लाई, V इज द वेलोसिटी, है ना, यानी कि गति मुद्रा की, किसकी, मुद्रा की गति, कि जो एक मुद्रा है, मान लीजिए कि एक 10 रुपए का नोट है, वो कितनी बार मार्केट में घूमता है ना, कितनी तेजी से वो घूमता है, एक हाथ से दूसरे हाथ कितनी तेजी से जाता है वो, इन दोनों को आप इंटू करेंगे। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका प्राइस एंड योर प्राइस दैट इज योर प्राइस लेवल, है ना, प्राइस नहीं, प्राइस लेवल का प्राइस लेवल क्या है, एंड Y इज योर द फाइनल आउटपुट, है ना, आउटपुट, फाइनल आउटपुट बोलिए, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, रियल GDP। ओके, तो आपका ये क्या है, M यहाँ पे मनी सप्लाई है, V वेलोसिटी है कि कितनी तेजी से वो पैसा आपका घूमता है मार्केट में, वो किसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, आपके प्राइस वैल्यू के, प्राइस लेवल के, और Y इज योर रियल GDP, कि जो आपका रियल GDP है वो, ये दोनों अगर बराबर होते, मनी सप्लाई एंड योर वेलोसिटी अगर बराबर हो जाती है प्राइस लेवल एंड रियल GDP के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द क्वांटिटी थ्योरी, कि मात्रात्मक रूप से आपका मनी सप्लाई कितना है ना, ये आपको बताता है। चलिए नेक्स्ट, मॉनेटरिज्म रिजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। जो आपका मुद्रावाद है वो निम्नलिखित में से किसको आपका नकार देता है, किसको आपका रिजेक्ट कर देता है, ये आपको बताना है। लॉन्ग रन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मनी को कभी भी ये नहीं नकारेगा। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी एज अ स्टेबिलाईजर, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन थ्रू द
मनी सप्लाई। देखिए जितना भी मनी वाला है ना वो तो कभी भी नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा कि स्थिरता के रूप में विवेकाधीन राजकोषीय नीति है ना। तो राजकोषीय नीति आपका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, मनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्या है ये इस स्टेबलाइजर थ्योरी को आपका रिजेक्ट कर देता है। बाद बाकी जितना भी है आपका कि लॉन्ग रन में आपका मनी क्या है, न्यूट्रल हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी इस विचारधारा में, मुद्रावादी में मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत बड़ी भूमिका है। एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन थ्रू द मनी सप्लाई, कि आप जो मुद्रास्फीति है उसको आप कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, मनी सप्लाई के माध्यम से, है ना। अगर ज्यादा मुद्रास्फीति है तो मनी सप्लाई कम कर दीजिए, अगर मुद्रास्फीति कम है तो आप बढ़ा सकते हैं मनी सप्लाई को, है ना। चलिए नेक्स्ट आप आएंगे, इन लॉन्ग रन मॉनेटरिस्ट बिलीव दैट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू व्हाट। लंबे समय में मौद्रिकवादियों का मानना है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर सकता है। क्या, किस चीज में रिजल्ट कर सकता है, इंक्रीज इन द रियल आउटपुट, वो आपके वास्तविक उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा सकता है। हाइयर प्राइस इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा प्राइस इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है आपका लंबे समय में। या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट्स, या फिर आपके इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है। क्या कर सकता है लॉन्ग रन में आपका, अगर मनी सप्लाई अगर बढ़ता रहा तो लॉन्ग रन में उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, ये बताना है आपको। जी, लॉन्ग रन में ये क्या होगा, हायर प्राइसेस हो जाएंगी आपकी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। कि अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई अगर लंबे समय तक चलता रहा तो आपका क्या है, एक स्थिति ऐसी आएगी जब उस वक्त क्या होगा, आपकी चीजों के दाम जो है वो चढ़ चुके होंगे, बहुत ज्यादा हाई हो चुके होंगे, यानी कि आपके पास निरंतर मनी सप्लाई की वजह से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की कंडीशन आपके अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। ओके, उच्च कीमतें हो जाएंगी, यानी कि मुद्रास्फीति आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट, अब सप्लाई साइड में आते हैं हम। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है, किस बात पर केंद्रित है ना, आपको बताना है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम इसका भी। हमने अभी एक मुद्रावादी सोच को हमने देखा कि मुद्रावादी सोच क्या कहती है आपकी, जो आपके मिल्टन फ्रेडमैन के द्वारा जो एक थ्योरी कॉन्सेप्ट एक दिया गया है कि मनी सप्लाई जो है वो तीन चीजों का कारक है आपका, मुद्रास्फीति, उत्पादन, आउटपुट, और आपका तीसरा क्या है, रोजगार, है ना। तो उसी से संबंधित आपका सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जैसा नाम कह रहा है, ये भी आपका किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सप्लाई साइड आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र जो है ये कौन सी ब्रांच का है आपका इकोनॉमिक्स के, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और ये किस चीज को सपोर्ट करता है, ये आपका सप्लाई साइड को प्रमोट करता है ना। सप्लाई साइड यानी कि जो आपका उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर है ना, उसके फेवर में ये सारी बातें करेगा, उसके पक्ष में सारी बातें करेगा। ये कहता क्या है कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि आपको जो सरकार है ना, जो सरकार जो नीतियां बनाती है, ये भी आपका फिस्कल पॉलिसी से कहीं ना कहीं प्रभावित है, उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे कहा जाता है कि सप्लाई साइड में आपका जो प्रोड्यूसर है उसको आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टैक्सेस को रिड्यूस करना है ना। आपकी अर्थव्यवस्था तभी अच्छी रहेगी जब आपके यहाँ पे टैक्सेस कम रहेंगे, है ना। मतलब आपको प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है, सप्लाई को सपोर्ट करना है। तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, आउटपुट कैसे बढ़ेगा, जब आप टैक्स को कम करेंगे, है ना, जब आप इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देंगे, जब आप ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे, मतलब जितनी भी चीजें हैं जो उत्पादक के हित में है ना, उन सारी चीजों को अगर आप करेंगे तो ये क्या है, ये आपकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो आपको उत्पादनकर्ता को, प्रोड्यूसर को सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। टैक्स रेट कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए, बैरियर टैरिफ हटाइए, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो ये मतलब है इसका। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस बात पे केंद्रित है, तो आपको बताना है। इंक्रीजिंग द कंज्यूमर डिमांड, क्या ये डिमांड की बात करता है।
कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी, क्या ये इन्फ्लेशन की बात करता है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता है। एनहांसिंग द प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव्स फॉर द प्रोड्यूसर, या फिर इंक्रीजिंग द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये किस चीज पे आपका देता है, सबसे ज्यादा ध्यान देता है, ये आपका अभी हमने बात की कि सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को किस चीज से बेनिफिट होगा, एनहांसिंग द प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव्स फॉर द प्रोड्यूसर, है ना। आपको क्या करना है, उत्पादन को बढ़ाना है और उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन को जनरेट करना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आपका आर्थिक जो विकास है उसको आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी इज टू, जो आपका आपूर्ति पक्ष नीतियों का प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा, स्टेबलाइज द करेंसी, आपको मुद्रा को स्थिर करना है, आपको रिड्यूस करना है इंटरेस्ट रेट को, एक्सपैंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता का विस्तार करना है आपको, या फिर निर्यात को बढ़ाना है ना। तो आंसर बड़ा ही ऑब्वियस है, जब हम कॉन्सेप्ट जान चुके हैं तो हमारे लिए क्या है कि द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की जो उत्पादक क्षमता है उसका विस्तार करना यहाँ पे सप्लाई साइड पॉलिसी का मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, कटिंग टैक्सेस विल डू व्हाट, है ना। इसके हिसाब से आपको देख के सोचना है कि जो आपका आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र है उसके अनुसार करों में अगर हम कटौती करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। रिड्यूसेस द गवर्नमेंट रेवेन्यू परमानेंटली, इससे आपकी सरकारी राजस्व में स्थायी रूप से कमी आ जाएगी। डिक्रीजेस द इन्फ्लेशन, इससे आपका मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। डिस्करेजिंग द इन्वेस्टमेंट, इससे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होगा। निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा अगर आप टैक्स रेट कम करते हैं। या फिर एनकरेज द वर्क, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर यह आपका एनकरेजमेंट देगा, प्रोत्साहन देगा काम, बचत और निवेश को, है ना। सोच के बताएंगे। अगर सरकार, हमारा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि हमको टैक्स को कट करना है, हमको टैक्स को रिड्यूस करना है, बैरियर को हटाना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करना है, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव ढूंढना है ना, कि अगर हमने टैक्सेस कम किए तो इसका क्या है, कटौती करने का मतलब कि टैक्सेस को कम करना, तो इससे आपका क्या होगा, एनकरेजमेंट होगा वर्क करने में, है ना। लोग ज्यादा काम करेंगे और अगर ज्यादा इनकम भी आएगी तो भी उसमें क्या है, लोगों को लगेगा कि टैक्स कम कटेगा, तो एनकरेजमेंट टू द वर्क मिलेगा, सेविंग्स होगी एंड इन्वेस्टमेंट्स होगा। ओके, तो दैट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कटिंग द टैक्सेस। नेक्स्ट आएंगे लाफर कर्व, है ना। अगर देखिए एक क्वेश्चन तो यही फ्रेम हो जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाफर कर्व का संबंध आपका किससे है, तो लाफर कर्व का वहां पे अगर ऑप्शन आपको दिखता है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, तो आप सीधा सीधा मार्क कर सकते हैं कि लाफर कर्व जो है वो क्या है, आपका किससे संबंधित है, आपका सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लाफर कर्व जो है वो इलस्ट्रेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, किसके बीच में ये आपको रिलेशनशिप दिखाता है लाफर कर्व, इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड जीडीपी। किन दो चीजों के बीच में लाफर कर्व आपको दिखाएगा, तो ये दिखाएगा आपको कर दरें और कर राजस्व के बीच में आपको ये संबंध दिखाता है लाफर कर्व। इसका कहना है कि अगर टैक्स रेट्स आपके रिड्यूस होंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या है, वो इंक्रीज होगा, है ना। इनवर्स रिलेशन चलता है, यानी कि अगर आपने टैक्स रेट्स को डाउन किया, है ना, अगर आप टैक्स रेट कम कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके परव्यू में आएंगे, है ना। तो इससे क्या है, टैक्स रेट कम करने से आपका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप टैक्स रेट को ऊपर बढ़ाएंगे तो उससे क्या है, रेवेन्यू आपका डाउन हो जाएगा। तो दिस रिलेशनशिप इज शोन बाय योर लाफर कर्व, जिसका संबंध कहाँ से है, आपका सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से आपका इसका संबंध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली सप्लाई साइड पॉलिसी, आपूर्ति पक्ष नीति से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। डीरेगुलेशन करना, यानी कि नियमों में कमी करना, हमने पढ़ा है ना एलपीजी, है ना, वहां पे हमने क्या किया था, डीरेगुलेशन किया था, डी लाइसेंसिंग की थी। तो
कौन सा आपका सप्लाई साइड से संबंधित नहीं है आपको बताना है, कौन सा आपके उत्पादक के हित में नहीं है। यहाँ पे डीरेगुलेशन करना, रिडक्शन इन द इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्स में कमी करना, गवर्नमेंट स्टिमुलस चेक, गवर्नमेंट के प्रोत्साहन जांच, है ना, कि आप गवर्नमेंट अगर प्रोत्साहन दे रही है तो उसको रोकने की कोशिश करना, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी, है ना। कौन सा लग रहा है जो सप्लाई साइड के लिए ठीक नहीं है, प्रोड्यूसर्स के लिए कौन सी बात यहाँ पे ठीक नहीं है? ऑब्वियसली क्या है आपका सरकारी प्रोत्साहन की जांच। ये जो है आपका कि अगर सरकार प्रोत्साहन दे रही है उत्पादन को और आप वहां पे चेक्स लगाएंगे, वहां पे आप जांच लगाएंगे, तो वो क्या है आपके उत्पादकर्ता के फेवर में नहीं है। नेक्स्ट, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट हाई मार्जिनल टैक्स रेट्स आर व्हाट? आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उच्च सीमांत कर दरें क्या करती हैं? इंक्रीजेस द गवर्नमेंट रेवेन्यू इफिशिएंटली। हाई मार्जिनल टैक्स रेट, है ना, शब्द याद रखेंगे कि उच्च मार्जिनल टैक्स जो सीमांत कर दरें हैं, कि अगर आप कर दरों को अगर हाई रखते हैं तो उससे क्या होगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। डिस्करेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड रिस्क टेकिंग, अगर आप टैक्सेस हाई रखेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग हतोत्साहित होंगे, प्रोडक्टिविटी घटेगी और लोग रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, वो प्रोडक्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे। आर नेसेसरी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, टैक्स रेट को बढ़ाना जरूरी है ताकि असमानता मिट सके, या फिर आर इररिलेवेंट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इनको बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका आर्थिक विकास पे। बताइए क्या आपको सही लग रहा है? टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को बढ़ाने से आपका क्या हो सकता है ना, मार्जिनल टैक्स रेट्स को अगर आप बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ऑब्वियस सी बात क्या है, देखिए अगर आप टैक्स को बढ़ा देंगे तो आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा सरकार का। बात सही है कि अगर आपको पहले 5 रुपए मिल रहे थे तो अब आपको 6 या 7 रुपए या 10 रुपए मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या है, ये आपका सप्लाई साइड के लिए ठीक बात नहीं है। सप्लाई साइड में क्या होगा आपका कि डिस्करेजमेंट टू द प्रोडक्टिविटी एंड रिस्क टेकिंग, लोग यहाँ पे उत्पादन करना नहीं चाहेंगे, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, जोखिम लेना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति पक्ष सुधारों का उद्देश्य सुधार करना है किसमें? किसमें ये सुधार करने की कोशिश करते हैं, क्या बढ़ाना चाहते हैं? एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट सप्लाई को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, या फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किसको बढ़ाएंगे? एग्रीगेट सप्लाई को। सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट योर सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स? आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। इट फोकसेस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका एक अल्पकालीन आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इट एडवोकेट्स द इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल इन द मार्केट। It supports policy like lower taxes and less regulations. It ignores labor market efficiency, है ना। तो हमको करेक्ट बताना है, तो सिंपल हमको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, यहाँ पे जी सी वाला आंसर इज करेक्ट, कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसकी वकालत करता है? ये वकालत करता है आपके सपोर्ट पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जो कि आपके लोअर टैक्सेस और लेस रेगुलेशन से संबंधित हो, है ना, उन्हीं की वकालत ये करता है, उन्हीं को सपोर्ट ये करता है। Next, the critics of the supply side economics argues that जो इसकी आलोचना करते हैं इस सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की, वो क्या तर्क देते हैं आपको बताना है। ये कहते हैं कि इट इंक्रीजेस द इन्फ्लेशन विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट। इससे क्या होगा कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ना कि आपका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। इट लीड्स टू द बजट सरप्लस, इससे आपका बजट सरप्लस हो जाएगा। अगर आप ऐसी नीति अपनाएंगे तो आपका बजट सरप्लस में चला जाएगा। इट बेनिफिट्स आर अनइवन एंड फेवर फॉर द वेल्थी, अगर आप उत्पादक
के फेवर में सारी पॉलिसीज बनाएंगे तो ये किसको आपका सपोर्ट करेगा, जो वेल्दी लोग हैं उसी को सपोर्ट करेगा और यहाँ पे आपकी असमानता आ जाएगी. इट इज मोर इफेक्टिव देन द डिमांड पुल पॉलिसीज ड्यूरिंग रिसेशन. बताना है आपको क्या इसका सही आंसर होगा. क्या लगता है, कौन सा तर्क सबसे सही लगता है कि इससे क्या होगा. जी देखिए, ये सारी बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, है ना, बट इसका एक सबसे बड़ा नकारात्मक पॉइंट क्या है कि ये बात एकदम सही है कि अगर इस तरह की पॉलिसीज आप लाएंगे जो कि उत्पादनकर्ता को सपोर्ट करे, है ना, जो प्रोड्यूसर है उसको अगर सपोर्ट करेगा तो इससे कहीं ना कहीं अनइवननेस जरूर आएगी, इनइक्वालिटी आपकी अर्थव्यवस्था में जरूर आएगी. ये वेल्दी लोगों को जरूर फेवर करेगा, है ना. फेवर ही तो कर रहे हैं हम कि उनसे टैक्स कम लीजिए, उनको आप टैरिफ हटा दीजिए, उन पे से फ्री ट्रेड पॉलिसी लगा दीजिए, डीरेगुलेशंस कर दीजिए. तो ये सब क्या है, ये सब आपका लाभ प्रदान करते हैं किनको, अमीर पक्षों को, है ना. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी टूल. इनमें से किन को आपका जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है वो इंक्लूड करता है. डीरेगुलेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, cutting capital gain taxes, boosting transfer payments to increase the consumption. बताएंगे आप. 1 and 2 is correct, 2 and 3 is only correct, 1 and 3 is only correct, या फिर all of the above statements are correct. बताना है आपको. जी, जो लोग भी ए आंसर दे रहे हैं उनका सही है. देखिए, हमको कंजम्पशन से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है. इट इज नॉट योर डिमांड साइड. डिमांड साइड में आपका कंजम्पशन आता है, आपका सप्लाई साइड में कभी भी कंजम्पशन नहीं आएगा, है ना. यहाँ पे आपका क्या आता है, सप्लाई आता है. ओके, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा. बाद बाकी 1 and 2 आर द करेक्ट. तो ये आज हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है, दैट इज योर मॉनेटरिज्म, है ना, मुद्रावाद, और आपका सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, दोनों को किया है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस एंड वंडरफुल